Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 7. द चैप्टर इज़ लॉ ऑफ मोशन और हम पढ़ रहे थे लेक्चर 6 में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपिटल फोर्स वो वाला फोर्स था जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए हेल्प करता है. उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर. मैं एफ सी सिम्बल यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कोई परफेक्ट सिम्बल नहीं है, बट फॉर माई कंफर्ट आई एम राइटिंग इज एफ सी. कई बार मैं इसको एफ सेंट्रीपिटल है तो सी पी भी लिखा है मैंने, और इसको एफ सेंट्रीफ्यूगल के लिए सी एफ. ठीक है, ये हमेशा बॉडी जो सर्कुलर मोशन में बॉडी है उसके सेंटर पे लगता है. और इसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था दैट वाज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. एम तो इस बॉडी का मास था, आर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस था, वी इसकी वी इज़ दी वेलोसिटी. वी उसकी वेलोसिटी है जिससे बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये यहाँ पर दिस इज़ जस्ट फॉर द सर्कुलर मोशन. नाउ अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये वो वाला फोर्स है जो कि उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है जो बॉडी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि जो मास को एक्सपीरियंस होगा कि मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है. सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक दिस इट्स अ सूडो फोर्स. एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, सूडो फोर्स. ये असली फोर्स नहीं होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है. और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको हम लगाते हैं. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, इट्स एक्सेलरेटिंग. यानी कोई मूविंग चीज़ पे ही जो ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. तो उधर वो एक्सेलरेट, तो इसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है कि वो बाहर की तरफ मुझे फेंक रहा है. और ये जो सूडो फोर्स की खास बात बताई थी मैंने कि सूडो फोर्स कहाँ लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है. और इसकी जो डायरेक्शन होती है सूडो फोर्स की, ये सूडो फोर्स की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का उसके ऊपर. तो अब जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर एंड गिवन एज AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा. और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो उसी को काउंटर बैलेंस ये वाला फोर्स करता है. इसलिए दोनों, चाहे आपका सेंट्रीफ्यूगल हो, उसकी भी फॉर्मूला mv स्क्वेयर अपॉन आर है. लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स ज़रूरी है फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़रूरी नहीं है. ये क्या है, ये वो फोर्स है जो कि उस बॉडी, जो मूव होती हुई बॉडी है, उसको फील हो रहा है कि उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. सेंट्रीपिटल फोर्स हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसको तो पता ही है कि वो इधर को जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहाँ क्योंकि वो सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसने तो अंदर ही एक्ट करना है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने जो है वो बाहर करना है. ये इसको फील होता है जो किस पे है, इन अ एक्सेलरेटिंग मोड पे जो पड़ा बैठा है उसको जो फील हो रहा है, दैट इज़ अ सूडो फोर्स. इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फोर्स. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट. चलें देखते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया है. सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल, लेट्स सी व्हाट इज इट. A stone of weight 50 gram tied to one end of a string is to be rotated in a horizontal circle. अब एक स्टोन है, ये आपका स्टोन हो गया, कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का दिया हुआ है आपको, है ना. इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं. रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ 1 मीटर. ये आपको 1 मीटर की
स्ट्रिंग दी हुई है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्पीड इसकी कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको आप मूव करें। फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, टेंशन हमेशा ये बॉडी है तो इसके इस तरफ को दिस इज़ द टेंशन, ये टी निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले तो जो जो चीज़ें क्या सेम सिस्टम है कि नहीं, सबसे पहला बेसिक पॉइंट, आपको मास दिया हुआ है, मास इज़ गिवन 50 ग्राम। सबको एक लाइन से आप पहले लिख दीजिए। वेलोसिटी आपको दी है 5 मीटर पर सेकेंड। टेंशन आपको बोला है निकालिए, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी है 1 मीटर। तो कैसे इसमें घूम रहा है, रेडियस 1 मीटर के रेडियस में वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो ये मीटर इज़ ओके, इसको कुछ नहीं करना है। 5 मीटर पर सेकेंड ओके, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन 50 ग्राम ये जो है, ये कौन से सिस्टम में है, मीटर पर सेकेंड एसआई में है, ये भी एसआई में है, लेकिन ये कहाँ है, सीजीएस में। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, केजी में। तो एक 50 ग्राम है, इसको आपने केजी में करना है। तो ऐसा तो है नहीं 50 डायरेक्ट लिख लोगे, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड करोगे। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू योर 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 kg। अब सब कुछ एसआई सिस्टम में है। अब आपसे पूछा टी दिस टेंशन, टी इज इक्वल टू टेंशन on the string. So tension on the string is what? It's acting towards the center. So this is acting as a centripetal force. Tension on a string, this is equal to force, net force ना, net force। ये मैं स्टेप लिख रही हूँ, लिखने के एग्जाम में ज़रूरत नहीं, अभी समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, that is centripetal force। आप टेंशन की डायरेक्शन ही देख लीजिए, टूवर्ड सेंटर है। तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, विच इज़ द फॉर्मूला क्या है, mv²/r। सिंपल, हर चीज़ आपको दी हुई है। 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, कितना हो जाएगा बच्चे, दिस इज 5 5 5 3 5 है 125 इंटू 10 रेज टू द पावर, इसका एक 0 और इसका -3, तो 1 -3 इट विल बी इक्वल टू 125 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, राइट। एंड दिस कैन बी रिटन एज, कोई गलती तो नहीं है देखिए इसमें, 10 रेज 50 था, इट वॉज 50 इंटू 10 रेज टू 3, कन्वर्जन में कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपने। सो दिस इज़, अगर आप ये इसको हटा दें तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 125 को, आई कैन राइट इट एज 1.25, है ना। तो 1-2 डिजिट के इधर मैंने डेसिमल लगाया है, तो अपनी मर्जी से बड़े को छोटा तो नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 है, 2 और -2 ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.25 न्यूटन जो है इसके ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है। ठीक है बच्चे, तो आपको देखो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो या आपको समझना है कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं। देखो फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं करो, चीज़ का फील नहीं आपको आएगा कि क्या हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी जो मैंने शॉर्ट रिविजन आपको करवाया तो उसमें क्लियरली बताया कि ये जो फार्मूला तो एक ही यूज़ करना है हमने, बस कभी आप देखोगे कि जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहीं पर कोई फोर्स होगा जो निकालने को देंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, कहीं पे फ्रिक्शन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर होगा, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप उसी से कैलकुलेट करके यहाँ पे, मतलब आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। ठीक है, आप क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, स्टोन वेइंग 3 kg, अभी फिर से एक स्टोन ले लिया इन्होंने, स्ट्रिंग के साथ लगा इसलिए मैंने ये स्ट्रिंग लगा दी, इज बीइंग रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना दिया कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मूव कर रहा है। ठीक है, ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर में दिया हुआ ये सेंटर है, ये स्टोन का मास कितना दिया है, 3 kg का है ये, और विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है, 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द टोटल फोर्स विच ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रिंग। सो पहले तो जो चीज़ें दी हैं आप वही लिखोगे, मास इज 3 kg, ये SI सिस्टम में है,
देन रेडियस इज़ 120 सेंटीमीटर, ये किस में आ गया, CGS में आ गया, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI में. सो इट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 100 meters. So this will be equal to 0 से 0 कट गया, 1.2 meters आ गया. ये भी SI में हो गया. Then you have velocity is given 500 centimeter per second. 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है. इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 500 सेंटीमीटर को मीटर में करना है. तो 500 सेंटीमीटर की जगह आप अगर मीटर लिखना चाहते हैं तो इसको आपको 100 से डिवाइड करना है. तो मीटर पर सेकेंड, इधर भी सेकेंड है इधर सेकेंड है, कोई मुश्किल नहीं आई. तो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. ये निकल गया आपका. ठीक है, सारी चीज़ें आ गई एक सिस्टम में. अब उसके बाद क्या बोला है, टोटल फोर्स विच ट्राई टू ब्रेक द. सो आपको निकालना है फोर्स विच ट्राई टू ब्रेक स्ट्रिंग विच इज़ इक्वल टू वॉट, जिसको तोड़ेगा. तो ये तो इधर को टेंशन एक्ट कर रहा था, इसको तोड़ने वाली चीज़ कौन होगी, इट विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल force. This is you have to find out. So force which try to break string, this is equal to mv square upon r. खत्म. मास दिया हुआ है 3 kg, वेलोसिटी है 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1.2. This will be equal to how much, 3 ones are 3, 3 4.4. So this is 250 divided by 4. So this is equal to 4 6 are 24, 4 2s are 8.5 न्यूटन. इतना फोर्स इसको लगेगा जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगी. तो देखो यहाँ पे नाम नहीं लिया था इन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ भी नाम नहीं लिया सेंट्रीफ्यूगल. कई बार दे देते हैं डायरेक्ट नाम भी, पर कई बार नाम नहीं लेते. तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लोग क्या चाह रहे हैं. ओके, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. अ डिस्क रोटेट एट 60 राउंड्स पर मिनट अबाउट एन एक्सिस. ये आपकी एक डिस्क ले लेते हैं और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके ऊपर ये रोटेट कर रही है, राइट. अब इन्होंने बोला है द सर्कुलर डिस्क रोटेट एट 60 राउंड पर मिनट. दैट मीन्स दे हैव गिवन यू फ्रीक्वेंसी. कितनी दी है, 60 राउंड पर मिनट. ऑन द एक्सिस थ्रू द सेंटर अ कॉइन ऑफ 49 ग्राम्स is placed at a distance 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे ये कॉइन रखा हुआ है. तो जब ये घूमेगा तो ये कॉइन भी क्या हो रहा है, इसके ऊपर गोल गोल घूम रहा है. कई बार दे देते हैं कि ये कॉइन जो बिल्कुल इसके एज पे है, तो जो रेडियस इस डिस्क का होना था वही उसके सर्कुलर पाथ का हो जाना था. आपको मास दिया हुआ है कॉइन का 49 ग्राम एंड 8 सेंटीमीटर जो रेडियस दिया है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द सेंट्री. यहाँ सीधा पूछा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, आपको फॉर्मूला पता है. अच्छा, अब रही बात यहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया हुआ है ना. तो आपको जो मैंने बताया था दिस सेंट्रीपिटल फोर्स के कई फॉर्मूले बताए थे ना. दिस इज mv स्क्वायर अपॉन आर. ये तो आपका जब लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, इसको आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू mr ओमेगा की जगह 2 पाई, तो 2 पाई का क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव. और दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर mr टी स्क्वायर. सो दिस इज न्यू स्क्वायर. तो कोई भी फॉर्मूला देखो, अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में दिया तो आप ये इस्तेमाल करिए, टाइम पीरियड के टर्म में दिया आप ये इस्तेमाल करिए, फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया तो आप ये इस्तेमाल कीजिए. आए तो ये इसी से ही है फॉर्मूलाज. सो यू कैन राइट दैट वे दैट जो यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो ये हो जाएगा, राइट. सो
दिस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी पर मिनट है, मिनट में तो होता नहीं है, सेकेंड्स होते हैं SI यूनिट में, हमारी मिनट नहीं है। तो इसको ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड राउंड पर सेकेंड अगर करना है तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 1 राउंड पर सेकेंड बन गया। नाउ इट इज़ इन ऐसा इसे 49 ग्राम्स दिया है, 49 ग्राम्स मीन्स 49 अपॉन 1000 kg कर दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा आपका 49 इंटू 10⁻³ kg हो गया। फिर ये आपका 8 सेंटीमीटर है, सो 8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, सो दिस इज 8 इंटू 10⁻² मीटर्स। अब सब ऐसा ही सिस्टम हो गए एक। अब आप इसका वो निकाल लीजिए, F सेंट्रीफ्यूगल विल बी इक्वल टू mv² अपॉन, ये तो होता ही है, इसको लिखना है तो यू कैन राइट डायरेक्टली दैट इट इज इक्वल टू 4π² mr nu²। दिस इज द फॉर्मूला। सो अब डाल दीजिए वैल्यूज। आपका 4 इंटू यू हैव 22 अपॉन 7 इंटू 22/7 इंटू मास कितना है 49 इंटू 10⁻³ रेडियस कितना है 8 इंटू 10⁻², फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 राउंड पर सेकेंड। अब यहाँ से 7 7 से 49, ये 49 कट गया, और क्या कुछ कटता है नहीं। सो यू हैव हियर 32, 4 8 ज़ा 32 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 10⁻³ प्लस -2 इतना न्यूटन। सो दिस विल बी रिटन एज 32 इंटू 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा 484 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस मच यू कैन डू, इतना इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट इतना आप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव। आप थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखते हैं। एक कार है जो मास इतने 1500 kg की है, इतनी स्पीड से मूव कर रही हो ना, सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 20 मीटर ऑन लेवल रोड। अब सर्कुलर पाथ है तो मतलब सर्कुलर पाथ है यानी मैं हल्का सा पूरा गोला नहीं बना रही हूँ, जगह ज़्यादा लगेगी, इस तरह से गोल मुड़ती हुई सड़क है ना, सर्कुलर पाथ उसने बोला है। और इस सर्कुलर पाथ का जो इस पे जो है वो लेवल रोड है, इसके ऊपर ये आपकी कार है। ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दिस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस दी है दैट इज़ 20 मीटर्स का। ठीक है, ऐसा गोल सा ट्रैक है, उस पर मूव कर रही है 20 मीटर का, और इसका जो वेट है 15, मास जो है मास ऑफ द कार इज़ इक्वल टू 1500 kg, रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है 20 मीटर है, स्पीड उसकी दैट इज़ द वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सो दैट इट डज नॉट स्लिप। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, हमें पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इनके बीच में, रोड और इसके बीच में टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो आप जानते हैं दो सर्फेसेस है, ये आपकी रोड है, ये आपके टायर है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा दिस इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड इट इज़ एक्टिंग टेंजेंशियली। तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द दिस सर्कुलर रोड के सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। दिस इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आपने बोला व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स between tires and roads that does not slip. So this force is providing the centripetal force, that means this should be equal to the centripetal force। देखो जैसे पहले वाले में टेंशन थी, दूसरे वाले में ब्रेकिंग फोर्स था, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं, तो वो भी तो क्या यहाँ क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आपको निकालना है। सो दिस F frictional force between tires and road that is
रोड will be equal to centripetal force as it is towards center. तो जो भी फोर्स टूवर्ड सेंटर होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सो दिस एफ विल बी इक्वल टू mv² अपॉन आर. यहाँ पे आप अदरवाइज आप फ्रिक्शनल फोर्स को आप लॉ के हिसाब से निकालते थे तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे? फ्रिक्शन लॉ ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से F इज इक्वल टू म्यू इनटू आर. दिस इज व्हाट वी यूज टू से द मैक्सिमम. अगर जब भी मैक्सिमम की बात है दिस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेके नॉर्मल रिएक्शन से. लेकिन अब ये यहाँ ये नहीं चीज़ है ना. आप यहाँ पे ये टूवर्ड सेंटर इसको हेल्प आउट कर रही है इसके मूवमेंट में, तो हम उसको किसकी तरह यूज़ करें? सेंट्रीपिटल. हम सीधा फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1500 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20. 0 से 0 कट जाएगा. You have 2 1s are 2 6 are 12. Then you have how much? 150 into 72. कितना हो जाएगा ये? 15 into 72. 72 into 15. 5 2s are 10. 5 7s are 35. 36. 1 2s are 2. 1 7s are 7. 0 8 and 10. So it will be 1080 Newton. This is the frictional force. ठीक है, जो कि इसके टायर्स और रोड के बीच में होगी. ये ए पार्ट है. देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछ लिया उन्होंने. बी पार्ट पूछ रहे हैं सेव वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी सो दैट. कौन सा क्वेश्चन था? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अटेन दिस फोर्स. आपसे म्यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं कितना होगा. आपको एफ बता दिया. एफ कितना निकला आपका? 1080 न्यूटन है ना. दिस यू एफ. अगर मान लो बी पार्ट अकेला ही होता तब भी तो हमने करना ही था. टू अटेन दिस फोर्स आपसे म्यू पूछ रहे हैं. म्यू कितना है? तो आप सीधा यहाँ पे तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन लगा देंगे. लॉ ऑफ फ्रिक्शन इसको दो तरह से मैं बता रही हूँ अभी. सो दिस एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है एंड दिस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा. दिस म्यू विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम जी. आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? 1080 आया. मास कितना है? 1500 है. जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं. तो जी जो चीज़ें कटती हैं आप काट दीजिए. 0 0 कट गया एंड यू हैव 108 डिवाइडेड बाई 1080 ही था ना. हाँ, बाय 1500. ये तो एक बात हुई है ना. अगर अदरवाइज इफ़ यू सपोज यू डोंट नो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया तो सीधा ही बोल देते कि ये ऐसे टर्न ले रहा है. तो आप मुझे आप बताइए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना होना चाहिए कि इसकी सेफ टर्न हो जाए. यानी रिफ्रैक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है टायर्स और उसके बीच में. तो आप वहाँ पर क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स है ना. तो आप लिखते दिस एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन आर और दिस कैन बी रिटन एज म्यू आर इज इक्वल टू mv² अपॉन आर. कहाँ से? फ्रॉम लॉज ऑफ फ्रिक्शन से आपने ये वैल्यू डाली. म्यू एम जी इज इक्वल टू mv² अपॉन आर. यहाँ से मास से कट जाना था. म्यू की वैल्यू हो जानी थी v² अपॉन आर जी. अब आपको वेलोसिटी दी हुई है. कितनी दी थी वेलोसिटी? वो 12 की वेलोसिटी से 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना था? 20 इंटू 10. सो दिस विल बी 2 1s 2 6 6 12 सॉरी ये 10 है. 6 12 72 है ना. 72 अपॉन 100. तो आपकी म्यू की वैल्यू आ जाती 0.72. आप यहाँ पे भी डिवाइड करके देख लीजिए कि ये वैल्यू सेम. दिस इज ऑप्शन और करके आई एम सेइंग. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही वाला पार्ट आ जाता है, वहाँ तो अभी हमने 1080 निकाला हुआ था तो हम उसको यूज़ करके वहाँ कर रहे थे. ठीक है. सो दैट इज़ डिफरेंट कि आप डायरेक्ट आपको एफ़ की वैल्यू पता है म्यू आर है आप डाल के निकाल लीजिए.
ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, सीधा ही क्वेश्चन ये देते कि व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द कार टेक अ टर्न विदाउट बीइंग स्लिप, तो तब आपने ये इस तरह से करना था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो जो चीज़ें कटती वो काट देनी थी उठा के, ख़त्म होना था क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज़ व्हाट, अगर फर्स्ट पार्ट दिया तो मैं उसको यूज़ करूँ, अगर फर्स्ट ए पार्ट नहीं होता तो मैंने ऐसे करना था। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ कॉइन इज प्लेस्ड एट एक्सट्रीम एंड ऑफ अ रोटेटिंग टेबल। अब देखो, जो पहले डिस्क थी अभी रोटेटिंग टेबल ले लिया इन्होंने। ये आपका हो गया जी रोटेटिंग टेबल, ठीक है, ये टेबल है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, है ना, इसके एक्सिस पे ये रोटेट हो रहा है। एक कॉइन इज प्लेस द एक्सट्रीम एंड, यहाँ पर कॉइन है ऑफ अ रोटेटिंग सर्कुलर टेबल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से ये मूव कर रहा है, हैविंग द रेडियस आर, आर इसका रेडियस है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन कॉइन एंड टेबल इज म्यू। सो सी आपको दिया हुआ है ओमेगा दी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है, ठीक है, आर आपको रेडियस दिया है, म्यू आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द सेफ वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट शुड बी द सेफ वैल्यू so that coin do not slip, ये आपको निकालना है। तो ये कब स्लिप नहीं करेगी? जब तक इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, वो जो फोर्स है दैट इज़ ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। जो इसमें इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा फॉर इट्स सर्कुलर मोशन, तब तक वो क्या करेगा, द कॉइन विल नॉट स्लिप। सो अगर आप इसकी टर्म्स में कि करो कि, क्योंकि अगर कॉइन को की फील्ड से लेना चाहते हो तो आप बोलोगे कि कॉइन को क्या लगेगा कि वो नहीं गिरेगा, क्योंकि कॉइन टेबल के साथ मूव कर रहा है तो उसको लगेगा मेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो मुझे बाहर कर धक्का दे रहा है, लेकिन बाहर तो वो धक्का दे नहीं रहा है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी इन रेफरेंस टू कॉइन, इसको आप इन रेफरेंस टू चाहे ऑब्जर्वर आउटसाइड निकालो या इन रेफरेंस टू वो, अगर इन रेफरेंस टू कॉइन निकालोगे तो आप बोलोगे क्योंकि कॉइन घूम रहा है तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे, और अगर द ऑब्जर्वर इज़ आउटसाइड, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि इट इज़ मूविंग सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। बात तो एक ही है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है, और कंडीशन तो यही है, हम वहाँ पे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो आपके इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उससे ग्रेटर होना चाहिए, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ भी फोर्स बोलो, इन रेफरेंस आप किसको बोल रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अगर आप इन रेफरेंस टू कॉइन कह रहे हैं, यानी कॉइन की जगह आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करोगे। हम हमेशा जब भी कोई फिज़िक्स में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है फ्री डायग्राम बनाते हैं तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं ताकि ईजीली हम सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, तो चलो मैं लेती हूँ इन रेफरेंस टू कॉइन। ठीक है, इन रेफरेंस टू कॉइन अगर मैं ले रही हूँ कॉइन के रेफरेंस में, तो इधर इसको ना बांट ले, जगह कम ना हो जाए। The coin is moving with table, therefore accelerating. Hence, centrifugal force is acting on it. So this is the coin. कॉइन का मास हमें नहीं मालूम, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्री, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये कौन है, कॉइन की बात हो रही है।
this is the weight mg, this is the frictional force जो सेंटर की तरफ होगा, and this is your centrifugal force here. ठीक है. Now for coin not to slip, ठीक है, अगर इसको स्लिप नहीं करना है तो F should be greater than or equal to the centrifugal force. इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर या बड़ा होना चाहिए इसको. ये कितना होता है? दिस इज़ ऑलवेज. अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया? व्हाट इज़ द सेफ वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा दिया तो सेंट्रीफ्यूगल के 2 फार्मूलाज, अब 4 फार्मूलाज मैंने अभी आपको बताए थे ना. वी हैड दिस 4 फार्मूलाज. तो अगर क्वेश्चन में ओमेगा पूछा है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है. अगर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी पूछी होती तो ये फार्मूला. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब ए पार्ट में ओमेगा पूछ रहे तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी. सो दिस ये एक चीज़ क्या होती है? दिस इज़ इक्वल टू म्यू आर ही होता है ये तो. म्यू आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू आर को मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज म्यू एम जी, है ना. एम जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. एम से एम कट जाता है. आप सॉरी नॉट हो, मेरे को क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? एम आर ओमेगा स्क्वेयर, है ना. आई शुड राइट एम आर ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी की बात की है. तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर. एम एम कट गया तो what you are left with? म्यू जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर. सो दिस इज द कंडीशन. सो फॉर what should be the safe value? So safe value of omega for not allowing the coin to slip should be less than और इक्वल टू कितना? अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर. क्लियर हो गया? ये ओमेगा की वजह. अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने. सेफ वैल्यू है, लीनियर वेलोसिटी पूछ ली है. ठीक है. तो सेम चीज़ जो यहाँ की है हमने, यही चीज़ हमें ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ. नाउ हियर फॉर सेफ टर्न, अब डायरेक्ट मैं यहाँ करने वाली हूँ. ठीक है. सो for not allowing the coin to slip, frictional force, मैं F छोटा लिख देते हैं. frictional force should be greater than or equal to the centrifugal force. ये भी in terms of coin. अगर हम coin के terms में लेते थे, अपनी तरफ से लेते सर्कुलर तो सेंट्रीपिटल होता. फॉर्मूला तो सेम ही होना. अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात की है तो हम यहाँ पर लिखेंगे म्यू आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर का फॉर्मूला लगाएंगे. दिस विल बी म्यू एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. दिस विल बी और एम एंड एम गेट कैंसिल. सो म्यू आर जी है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वेयर. So V is less than or equal to under root mu R G. इतनी this should be the velocity should be, this is the maximum velocity जिससे कि वो चले. इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो coin slip कर जाएगा. ठीक है. So this is your answer. This what value? This safe value. Safe value of linear velocity. So that coin do not slip. क्लियर हो गया? तो आपकी इसमें देखना है सब कुछ नहीं, कंडीशन तो वही लगाई थी, बस
आपको देखना था फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें. अब नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बाइकर इन अ डेथ वेल टू रोटेट सेफली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल. अब ये आपने मेले वगैरह में देखा होगा, इसे मौत का कुआं है ना, दिस इज द डेथ वेल. ये आपका डेथ वेल है, ठीक है. ये मान लीजिए आपका बाइकर है. ये बाइकर जो है ऐसे मोटरसाइकिल लेके चला रहे होते हैं इसमें. दिस इज़ योर बाइकर, ठीक है. आप क्वेश्चन क्या पूछा है, सेफली इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल हाउ कैन यू रिड्यूस द मिनिमम वेलोसिटी. आपको बताना है कि कितनी वेलोसिटी जो है वो इसकी होगी. सो इसको भी आप दो तरह से कर सकते हो, ठीक है. एक हो सकता है अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ है आउटसाइड, ऑब्जर्वर जब बाहर होगा तो हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की. जब बाइकर के टर्म्स में करेंगे तो हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, क्योंकि उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है. सो हियर आपको बाइक के ज़रिए कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ओके. तो लेट्स आप इसमें ले लीजिए m मास ऑफ बाइकर, ये बाइकर की मास हो गई, ठीक है. और म्यू ले लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स of bike and wall of the well, इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. अब सेफली वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो आपको वो फाइंड टू रोटेट सेफली. सो वी मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बाइक निकाल रही है, आपको निकालनी है कैलकुलेट. एंड हाउ कैन यू रिड्यूस दिस मिनिमम वेलोसिटी, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से इसको चले कि गिरे भी ना. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाइक अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो आप इसका, तो आप इसको देखो, इसके ऊपर एक तो फ्रिक्शनल फोर्स. अब ये टायर्स और इसके बीच में है, टायर इस दीवार पे चल रही है ना, ऐसे घूम रही है. तो जो दीवार है वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ को इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. इसका जो वज़न है वो नीचे की तरफ को है mg, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ऊपर को होएगा, क्योंकि वेट इसको गिराने की कोशिश करेगा. तो ये नीचे तब तक नहीं गिरेगा जब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको ऊपर है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है ग्रेटर देन दिस वेट होना चाहिए. यहाँ से देखो, वहाँ पर देखो कॉइन था तो हम कह रहे थे कि फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ r जो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. r आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ इसको कंडीशन वो नहीं है. यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वॉज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन व्हाट mg, नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल. बात हो रही है कि r क्या होगा, तो r विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट इज़ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर हो गया. ये कब ले रहे हैं, जब द ऑब्जर्वर इज हियर. मैं दूसरा भी बताऊंगी, सेम इक्वेशन हमारी सेम ही आने वाली है. सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ये बाइक है आपकी, तो आपके पास आता है उसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ को, वेट उसका नीचे की तरफ को, और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ को. दिस इज़ व्हाट वी हैव, राइट. सो ये स्लिप ना करे, तो फॉर सेफ रोटेशन frictional force should be greater than or equal to mg, नहीं तो नीचे स्लिप कर जाएगी बाइक, है ना. this should be the thing. and F is equal to क्या होता है, mu r, which is equal to mu mg. therefore mu mg should be greater than or equal to mg, right. okay, no, just wait, hold on. r is equal to this mu r है, mu
आर, यहाँ आर इज़ नॉट इक्वल टू एम जी, हमेशा आर जो है वो एम जी के बराबर नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन तो इधर को है, एम जी तो नीचे को, तो वी कांट राइट इट आर इज इक्वल टू एम जी। यही चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। सो म्यू आर हो गया, एंड आर इज, आर कहाँ है बच्चे, आर जो है वो सेंटर की तरफ को है, आर इज टूवर्ड्स सेंटर, therefore provides, क्या प्रोवाइड करेगा इस वक्त, इस वाले केस में इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। सो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, यहाँ से एम और एम कट जाएगा, सो योर v square will be equal to rg upon mu or greater than or equal to, so velocity will be greater than or equal to under root rg upon mu. So this, the velocity उसकी जो है इस velocity से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होगी तो गिर जाएगा। So ठीक है, this is the minimum velocity of bike for safe rotation। इसकी वैल्यू रिड्यूस की जा सकती है, अब आर तो फिक्स्ड है, जी फिक्स्ड है, लेकिन अगर टायर अच्छे यूज़ किए, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था, हाउ कैन यू रिड्यूस द मिनिमम वेलोसिटी, सो वी कैन बी रिड्यूस्ड, और इसको रिड्यूस किया जा सकता था बाय, म्यू के साथ कैसा रिलेशन है, बाय डिक्रीजिंग, क्योंकि ये कम होगा तो हमने इसको और रिड्यूस करना है ना, तो ये जो टायर इस्तेमाल करेंगे उस कैसे होंगे, बहुत अच्छी फ्रिक्शन वाले होंगे, बाय इंक्रीजिंग द म्यू, वी कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द म्यू, या इसको और नॉर्मल इसमें लिखना चाहो, बाय यूजिंग टायर्स ऑफ ग्रेटर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा है, तो आप उससे ये ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगा, पर इतनी वैल्यू तो इसको चाहिए, इतनी स्पीड से ज़्यादा में वो चले, तो अच्छे टायर्स का इस्तेमाल करके वो उसको कर सकते हैं। ये था हमारा, हमने किया द ऑब्जर्वर इज़ देयर। अगर यही चीज़ अगर आप ऐसे कर देते, यही कुआं होता आपका, ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कि आप कहते कि इन रेफरेंस टू द बाइकर, ठीक है, इन रेफरेंस टू बाइकर के रेफरेंस में आप चलिए कर रहे हैं, ठीक है, इन रेफरेंस टू बाइकर करते, तो आप क्या लिखते हैं इसमें कि द बाइकर इज मूविंग, देयरफॉर ही इज इन नॉन inertial frame of reference and during safe rotation he क्या एक्सपीरियंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स outward, right? So this is the centrifugal force। यहाँ पर आपका centrifugal force, इसका इधर को आपका frictional force है, इधर को आपका उसका weight mg है, तो ये centrifugal force इसके ऊपर ऐसे उसको लगेगा कि यहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो जो टायर्स और इसके बीच का जो frictional force है, आप यहाँ पर बोलोगे कि क्वेश्चन तो वही बोलोगे दिस, ये क्योंकि वज़न इसको नीचे स्लिप करने देगा, यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो आपकी पहली इक्वेशन वही आएगी दैट एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी,
जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो उस पिछले वाले में भी हमारी यही इक्वेशन आई थी जो आपका डायग्राम था, लेकिन अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको यहाँ है, दिस इज FCF is acting outward, but the biker is in equilibrium, therefore normal reaction इधर है, therefore it is equal to the normal reaction। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी R इज इक्वल टू एम, यहाँ पे mv² पहले लिखने से पहले आप क्या लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू व्हाट, mv² अपॉन R, खत्म। तो ये पिछले, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यही चीज़ हमारी इस वाले पहले वाले में, वहाँ पर हम बोल रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज R इज प्रोवाइडिंग दिस, यहाँ लिखा था टुवर्ड्स एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो R इज इक्वल टू mv²। यहाँ बोला कि FCF इज एक्टिंग आउटवर्ड बट द बाइकर इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये और ये क्या बैलेंस्ड है, तभी वो इधर को खसक गिर नहीं रहा ना, बाहर थोड़ी जा रहा है, वहीं क्या वहीं मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो देखो यहाँ पर जब हम किसी भी बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रही है, उसके रेफरेंस में जब करते हैं तो हम एक सूडो फोर्स को इमेजिन करते हैं, वो हमेशा अपोजिट होता है, देखो CF के बराबर, लेकिन है तो वो दोनों चीज़ें बराबर। तो चाहे आप इन रेफरेंस टू बाइकर एक्सप्लेन करने आपको करने को दिया जाए, चाहे आपको वो नॉर्मल, आपकी मर्जी है कि अदर ऑब्जर्वर इज आउटसाइड, हमने पिछले केस में ऑब्जर्वर आउटसाइड लिया था, इट वॉज इन दिस बाइकर इज इन, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये दिस इज योर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, तो हमने वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात ही नहीं की, हमने कहा R एक्ट कर रहा है सेंटर को और ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आई बात बाइकर की तो हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कह दिया, ये तो हमारे को क्लियर ही था, ये सारी चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जैसे उसमें एक्सप्लेन किया आपने कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ को है, वेट नीचे की तरफ को है, वो स्लिप नहीं कर रहा है, इसीलिए वो सेफ रोटेशन के लिए शुड बी ग्रेटर, है ना, अदरवाइज स्लिप कर जाता। और यहाँ R इधर को है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को है, वो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए वो डाल दिया, तो सोल्यूशन एक ही आना है, जो हुआ है वो ये आएगा। Okay, now the last question, that is the force, find the tension on all the three strings। ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे मज़ेदार होते हैं। अब इसमें बोला है टेंशन निकालना। सबसे पहली चीज़ आपको मैंने क्या बताई है कि जितनी तारें एक तार में, कोई बॉडी के साथ एक तार जो है, मान लीजिए, एक मिनट, ये याद रखना हमेशा कि कोई भी तार है किसी बॉडी के साथ लगी हुई है, तो जो जहाँ बॉडी से लगी है उससे दूर जो है वो टेंशन एक्ट करता है, ठीक है। अब यही तार अगर मान लीजिए यहाँ एक और बॉडी से लगी हुई है, तो इधर से अगर आप देखोगे तो टेंशन इज हियर, लेकिन क्योंकि तार सेम है तो इसके ऊपर टेंशन T है तो इसके ऊपर भी टेंशन T होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ से एक और तार लगा दोगे तो अब ये तार बदल गई है, इधर देखोगे दिस विल बी T1, इसके साथ लगी है दिस इज T1, ये तार सेम है इसलिए दोनों का टेंशन जो है वो सेम है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से द टेंशन इज दिस साइड, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो उससे दूर जाती हुई टेंशन दिखाई देती है, ठीक है। ये एक टेंशन की जब आप डायरेक्शंस डिसाइड करते हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे, जो बॉडी है उससे जो तार लगी है, बॉडी स्पेस पे बैठ के देखो उस तार को, बॉडी से दूर होना चाहिए टेंशन, ठीक है। हम अपना टेंशन निकाल देते हैं, तो इसीलिए स्ट्रिंग का भी टेंशन जो बॉडी है वो क्या करती है, अपने से दूर भगाती है, दिस इज़ व्हाट। और अलग अलग तारे हैं तो अलग अलग टेंशन, अपने अपने वज़न के हिसाब से उनके ऊपर कितना वज़न लटका हुआ है, चाहे मटीरियल की बात नहीं कर रही हूँ, तार अलग हो गई तो उसके ऊपर वज़न कितना है, वो जब भी कोई तार है उसके साथ वज़न लगा हुआ है mg, द फोर्स इज हियर, तो उसी का टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, उसका रिया। सो दिस इज़ व्हाट, ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। ऐसे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी किए थे क्वेश्चंस। अब ये कह रहे हैं कि ये एक रॉड है, दिस इज़ अ रॉड, इसमें ऐसे एक वज़न लगा 1 kg 2 kg 3 kg का, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये भी दिया 2 रेडियन पर सेकेंड से इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। रॉड इज रोटेटेड
ठीक है, आपको ये टेंशन निकालना है इन 3 स्ट्रिंग्स पे। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी आपने देखना पहले ये है। सो आप इस वाले को आप बोलोगे, मान लीजिए इसमें टेंशन टी एक्ट कर रहा है, इसकी बात करेंगे तो आई विल राइट इट एज दिस इज टेंशन टी, है ना, अवे फ्रॉम दिस। अब ये वाली तार की बात करूँगी तो इस बॉडी के हिसाब से इधर हो जाएगी, इस वाली बॉडी के हिसाब से इधर हो जाएगी, तार सेम ही है तो टेंशन इज हाउ मच, T1 T1। फिर इस तार की बात आएगी तो इस बॉडी के हिसाब से इसकी एरो इधर, इस बॉडी के हिसाब से इसकी इधर, तार तो सेम ही है तो ये वैल्यू होगी T2 T2। तो आपके पास ये 3 तारें होंगी, इनकी टेंशन एक की T है, दूसरे की T1, तीसरे की T2, ठीक है, दिस आर द टेंशन। अब आते हैं हम कि इन्होंने बोला इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अब ये घूम रही हैं तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होनी है, ठीक है, क्योंकि एक ही बारी में सारे के सारे वेट्स एक तरफ आ जाते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी इन ऑल द केसेस इज सेम। तो पहले लेते हैं 1 kg मास, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको टेंशन निकालनी है, तो ये सारे के सारे क्योंकि रोटेट कर रहे हैं तो आपके पास 3 चक्कर गोले आ रहे हैं, एक गोला ये आ जाएगा, एक गोला ये आ जाएगा, एक गोला और आ जाएगा। यानी मैं अगर आप ये देखते हो फॉर बॉडी A इक्वल्स टू 1 kg, ये बॉडी B ले लेते हैं, ये बॉडी C ले लेते हैं, ठीक है। फॉर बॉडी A अगर आप देखो तो क्या ऐसा डायग्राम आपका आ रहा है बेटे, ये है, ये आपका 1 kg का बॉडी है और इसके ऊपर दिस इज़ 1 kg, है ना, इसके ऊपर T इस तरफ एक्ट कर रहा है और T1 इधर को एक्ट कर रहा है, कौन, T1, इस बॉडी के ऊपर जो फोल्ड टेंशन लग रही है वो ये है। और ये जो है बॉडी यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर रही है और इसका रेडियस कितना है, इसमें 1 मीटर है और क्या दिया हुआ है, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, ओमेगा है। तो इस वाले में अगर इसका आप ये देखते हैं जो सेंट्रीपिटल T1 का टेंशन फॉर टेंशन T, टेंशन T विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल, अच्छा टेंशन ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग कह देते हैं ना, टेंशन T नहीं बोलना जी, टेंशन ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 1 kg बॉडी। 1 kg बॉडी पे जो टेंशन लग रहा होगा दैट विल बी दिस टेंशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स ऑन 1 kg टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, इसके सेंटर की तरफ कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो आप देखो नेट फोर्स कितना है, T इधर को है, T1 उधर को, तो नेट फोर्स इज T माइनस T1, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या आ रहा है, T माइनस T1 इज इक्वल टू आपका mr ओमेगा स्क्वेयर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ये होता है mv स्क्वेयर अपॉन r, लेकिन यहाँ v नहीं दिया, ओमेगा दिया, तो mr ओमेगा स्क्वेयर की बात करेंगे। सो दिस T माइनस T1 इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे आपका T माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना दिया है 1 kg, रेडियस 1 kg, कितने एंगुलर वेलोसिटी दी है 2 × 2, तो दिस इज T माइनस T1 इज इक्वल टू 4। ये आपकी एक इक्वेशन, ये मेरी आ गई जी इक्वेशन, ठीक है। नाउ आप चलते हैं फॉर बॉडी B, कितने की है 2 kg की है, तो ये वही स्ट्रिंग है, 2 kg की बॉडी है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इधर को लग रहा है T1, इस तरफ को लग रहा है T2, कितनी दूरी पर है ये भी ऐसे ही घूमेगा, है ना, इट विल मूव लाइक दिस, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है। सो दिस इज 2 मीटर्स, इसमें मूव कर रहा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 2 kg इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू योर नेट फोर्स
on to kg towards center. कितना फोर्स होगा इसमें? T1 माइनस T2. और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mr ओमेगा स्क्वायर. m is 2 kg, रेडियस is 2, दिस इज 2 का स्क्वायर, T1 माइनस T2. तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 2 4 4 4 16. ये मेरी बी एक और इक्वेशन आ गई. ठीक है. नाउ फॉर बॉडी 3, फॉर बॉडी सी लेते हैं. कितने की है ये? 3 kg की. इसका डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये है, ये ओमेगा से मूव कर रही है. अब ये कितनी दूर चली गई? 3 kg वाली है, 3 मीटर दूर है. ये भी ऐसे ही घूमेगी गोल. मेरी जगह कम हो गई. ठीक है. सो हियर सेंट्रीपिटल force on 3 kg will be equal to net force on 3 kg towards center. तो इसमें तो केवल कौन सा है? थर्ड के ऊपर सिर्फ T2 है और तो कुछ है नहीं. दिस इज T2 इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. मास इज 3 kg, रेडियस इज 3, ओमेगा इज 2 का स्क्वायर. 3 3 9, 9 4 36. T2 इज इक्वल टू 36 न्यूटन इज योर T2. अब एक बार T2 की वैल्यू मिल गई तो आप T इसमें डाल दीजिए. मैं यहाँ कर देती हूँ. यहाँ से आप इधर सब्स्टिट्यूटिंग T2 इन B. सो क्या हो जाएगा? T1 माइनस 36 इज इक्वल टू 16. सो T1 इज इक्वल टू 16 प्लस 52 न्यूटन, है ना. देन सब्स्टिट्यूटिंग T1 किस में डालेंगे? इन इक्वेशन A. सो T माइनस 52 इज इक्वल टू 4. सो T इज इक्वल टू 56 न्यूटन. आपके आ गया. T की वैल्यू भी आ गई, T1 की भी वैल्यू आ गई. सबसे ज़्यादा टेंशन किसके ऊपर हो रहा है? पहली वाली स्ट्रिंग के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर इसका खुद का वज़न A भी है, ये भी है, ये भी है. तो सबसे पहले टूटना भी इसी ने है. सो अगर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे देते हैं कि विच स्ट्रिंग इज़ गोइंग टू ब्रेक, ये तो कॉमन सेंस ही लगा के भी बता सकते हैं, बट यू हैव टू प्रूव इट. सो T जो है सबसे ज़्यादा है. T इज़ द ग्रेटेस्ट वन, देन T1, देन T2. सो T1 ब्रेक्स फर्स्ट, अगर ऐसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया तो. अदरवाइज सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दिस लेक्चर. अब मेरे ख्याल से आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी. अगर कोई बीच में कैलकुलेशन में कई बार करते करते कैलकुलेशन एरर है तो प्लीज़ उसको आप ठीक कर सकते हैं अपने आप. और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है देन यू प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय.